हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। हमने सीटेट की पीवाईक्यू सीरीज शुरू कर रखी है, जिसमें से हम दिसंबर 2019 का सीटेट का पेपर कर चुके हैं। पेपर वन और पेपर टू दोनों डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम करेंगे 2018 का सीटेट का पेपर सॉल्यूशन, और उसमें से हम सबसे पहले करेंगे सीडीपी के क्वेश्चन आंसर। वो भी डिटेल से डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? फर्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आनुवंशिकता और पर्यावरण। तो ये दोनों ही सब देखते हैं, आपके सब मन में सबसे पहले विचार क्या आता है कि ये दोनों ही हमारे विकास में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आनुवंशिकता, जो गुण हमें अपने पूर्वजों से मिले हैं, चाहे वो माता पिता से लगा लो, दादा दादी से लगा लो, ठीक है, जो गुण हमें जन्मजात मिले हैं, ठीक है, वो हो गई हमारे आनुवांशिकता से रिलेटेड हो गई। पर्यावरण, जिस परिवेश में हम रह रहे हैं, जो वातावरण हमें मिल रहा है, वो हमारे विकास में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये दोनों ही जो है आनुवांशिकता और पर्यावरण हमारे विकास में दोनों ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जरूरी नहीं है कि केवल आनुवांशिकता विकास में सहायक है, पर्यावरण भी उतना ही सहायक है विकास में। तो आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों ही विकास के लिए जरूरी है। तो इसमें क्या पूछा गया है कि आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में क्या सही है, वो हमें बताना है। तो पहला है, विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। तो ये बात तो ठीक है, पर इसमें क्या कह दिया कि कुछ पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं, न कि आनुवांशिकता से। इस वजह से ये गलत हो गया। ठीक है, तो ये वाली बात वैसे गलत हो गई। दूसरा है, सीखने और प्रदर्शन की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है, ये बात गलत है। इसमें पर्यावरण का भी रोल रहता है, तो ये इस वजह से गलत है। सिर्फ इसमें क्या बोल दिया, सिर्फ जीन के बारे में बोल दिया, जीन यानी आनुवंशिकता के बारे में बोल दिया, पर्यावरण को इम्पोर्टेंट नहीं बताया गया इसमें। ठीक है, तीसरा है, अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हम उसको अच्छा खाना खिलाएंगे या उसका अच्छी देखभाल करेंगे तो उसका कोई जन्मजात विकार होता है। जैसे हमारे कई प्रकार के विकार होते हैं, डिसलेक्सिया लगा लो, इसकी जन्मजात विकार होते हैं हमारे, ठीक है, या कोई और हमें अगर कोई जन्मजात विकार आ जाता है तो उसको हम क्या दूर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये बात वैसे गलत होगी। आगे क्या है, पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसमें क्या है, पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो क्या हो गया कि पर्यावरण नहीं, जरूरी नहीं है पर्यावरण ही निभाएगा, उसमें जो जन्मजात भाषा का गुण तो होता ही है बच्चे में। ये आपको किसने कहा था? चॉम्स्की ने कहा कि बच्चे का भाषा विकास, उसमें जन्मजात क्वालिटी होती है भाषा के विकास की। ठीक है, तो पर्यावरण और ये आनुवंशिकता दोनों भाषा विकास में भूमिका निभाते हैं, न केवल पर्यावरण। तो इसमें जो है, टू थ्री और फोर, ये तीनों गलत है। इसमें आएगा सिर्फ हमारा एक नंबर ऑप्शन राइट रहेगा कि विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता से, ठीक है, और कुछ अन्य पर्यावरण से प्रभावित होते हैं, ये बात इसमें राइट है। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन इसमें ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? तो पियाजे का नाम पढ़ते ही आपके दिमाग में आता है कि पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। उसने चार अवस्थाएं बताई, पहली संवेदी कामक अवस्था, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चार अमूर्त संक्रिया या औपचारिक अवस्था। ठीक है, चार अवस्थाएं बताई, उसमें उसके गुण बताए कि अलग अलग अवस्था में बच्चा अलग उसके गुण होते हैं, जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है उसके गुण बदलते रहते हैं, यानी उसमें और सुधार होता रहता है, उसका विकास होता रहता है। और पियाजे ने अपने सिद्धांत में कुछ शब्दों का भी यूज किया, जैसे स्कीमा। जैसे हम किसी वस्तु को देखते हैं, हमारे मन में जो विचार आता है वही हमारी स्कीमा होती है। और अन्य शब्द जैसे आत्मीकरण, कि बच्चे का पूर्व ज्ञान और उसमें उसने अपना नया ज्ञान जोड़ दिया, वो हमारा आत्मीकरण। और जैसे जैसे बच्चा सोचेगा कि नहीं ये ऐसा नहीं था, इसमें वो सुधार कर देगा, तो वो उसने क्या कर लिया, उसमें
संयोजन कर लिया, फिर वो अनुकूलन, यानी बहुत सारे शब्दों का यूज किया है पियाजे ने अपने सिद्धांत में, तो वो आ जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या पूछा है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता हो, यानी नई बात को आपको ध्यान में रखना है कि नहीं कहा पूछा है इसमें। तो पहला है विकास गुणात्मक चरणों में होता है। दूसरा है बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। तीसरा निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ये बात तो सही है। ठीक है, और बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। तो पियाजे ने क्या कहा है कि सिद्धांत के अनुसार नहीं बताना है हमें। ठीक है, तो विकास गुणात्मक चरणों में उसने 4 अवस्थाएं बताई है, तो अलग अलग पार्ट में विकास हो रहा है, तो ये बात ठीक होगी, पहला ऑप्शन इसमें राइट हो गया। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, यानी बच्चा अपने आप करता रहता है, जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है खुद सीखता रहता है, पियाजे ने ऐसा कहा था, ये बात भी ठीक है। बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, तो पर्यावरण के साथ ही तो कर रहे हैं, पर्यावरण जो वातावरण उन्हें मिल रहा है उसी पे तो कर रहे हैं, जैसे उनका वातावरण मिलेगा उसी हिसाब से उनका विकास होगा, तो ये बात भी सीख। 3 नंबर क्या, निरंतर अभ्यास, अभ्यास का नाम नहीं लिया था प्याजे ने कहीं पे भी, तो इस वजह से ये गलत हो जाएगा कि प्याजे ने कहा था कि बच्चे का विकास जैसे जैसे वो खुद बढ़ता जाएगा, पर्यावरण के साथ जैसे जैसे घुलता जाएगा, वातावरण जैसा उसको मिलता जाएगा उसी हिसाब से उसका विकास होगा, न कि अभ्यास से होगा। अभ्यास करने का नहीं कहा था प्याजे ने, इस वजह से ये वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा कि ऐसा उसने कहीं पे भी नहीं कहा अभ्यास। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है, तो ये भी प्याजे वाले से है। प्याजे का सिद्धांत कौन सा है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। पहली अवस्था संवेदीगामक अवस्था, दूसरी हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो इस क्वेश्चन में पूछी गई है, दूसरी है ये हमारी। तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और 4 नंबर पे है अमूर्त या औपचारिक अवस्था। ठीक है, तो पहली संवेदी गामक जिसमें बच्चा अनुकरण से सीखता है, इंद्रियों का प्रयोग करके सीखता है। ठीक है, उसमें आत्म केंद्रिता होती है, उस टाइम वो अपने बारे में सोचेगा। ठीक है, और इस अवस्था के लास्ट तक उसमें वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। दूसरी आती है हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, वो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि पूर्व संक्रियात्मक की एक सीमा नहीं पूछी है, यानी इसकी कुछ तो इसमें ऐसी क्वालिटी दी है जो इसकी है, पर हमें बताना है जो नहीं है वो इसमें बतानी है हमें। तो पहली इसमें क्या है, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। ठीक है, तो ये बात तो इसमें ठीक है, ध्यान तो केंद्रित करने लग जाता है बच्चा, ये वाली अवस्था चलेगी हमारी 2 से लेके कहां तक चलेगी, 7 वर्ष तक चलेगी। ठीक है, जैसे बच्चा शैशव को पार करते हैं, पूर्व वाली अवस्था में पहुंचता है, तब ये अवस्था हमारी शुरू हो जाती है। जो इससे पहले वाली थी वो थी 0 से 2। ठीक है, जो हमारी संवेदी गामक अवस्था थी वो 0 से 2 थी। अब है 2 से 7 वाली अवस्था के बारे में पूछा जो हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो ध्यान तो केंद्रित करने लग जाता है बच्चा, क्योंकि स्कूल जाने लग जाएगा तो ध्यान तो लगाने लग जाएगा ये वाले बच्चे, ये बात तो ठीक है। दूसरी है प्रतीकात्मक विचार का विकास, क्या है इसमें क्या कहा है, प्रतीकात्मक, यानी प्रतीक देख के क्या बच्चा विचार करने लग जाएगा इस वाली अवस्था में, नहीं, अभी तक ये गुण उसमें नहीं आएगा, ये वाला गुण अभी तक उसमें विकसित नहीं हुआ है, ये आएगा हमारी तीसरी अवस्था जो 7 से लेके आगे आएगी, उसमें ये वाला गुण आ जाएगा हमारा जो ये पूछा है इसमें, प्रतीकात्मक विचार, यानी प्रतीक देख के बच्चा उसके बारे में सोचने लग जाएगा। ठीक है, तीसरी है अहम मान्यता, यानी खुद के बारे में सोच रहे, ये वाला गुण तो है उसके अंदर अभी तक, तो ये बात तो ठीक है। अनुकत्र मतलब एपल्टन का गुण, अनु उत्क्रमणीयता, यानी सिर्फ एक पहलू तो सो बता देता है वो, पर उसको पलट के नहीं बता सकता, जैसे उससे पूछा जाए 2 2 जा 4 तो वो बता देगा, अगर पूछे 4 2 जा तो वो नहीं बता पाएगा। ठीक है, पलट नहीं सकता है वो इस वाली अवस्था में। तो कौन सा आ जाएगा इसका, हमारा ऑप्शन आ जाएगा 2 नंबर, प्रतीक देखिए वो कोई विचार नहीं कर पा रहा है, बाकी सब इसकी विशेषताएं हैं कि एपल्टन का गुण भी है बच्चे में, अहम मान्यता भी है, नहीं अपने बारे में सोच रहे ये वाले भी है, और ध्यान केंद्रित भी करने लग जाता है, पर प्रतीक देख के वो उसके बारे में नहीं बता सकता, तो ये वाली बात इसमें नहीं है, ये इसकी एक सीमा नहीं है। ये जो आगे नेक्स्ट अवस्था आएगी मूर्त संक्रियात्मक में, उसमें विकास होगा इस वाली अवस्था का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्लैंक के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है,
तो यानी हमें पूछा है कि जो खेल खेलते हैं बच्चे, उससे क्या होता है, और इसमें पूछा नहीं, उससे क्या नहीं होगा वो हमें बताना है। तो वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, ये बात तो होती है, खेलों से बच्चे को मतलब अनुकूलन करना सीख जाता है, वो अपनी बॉडी को एडजस्ट करता है कि जिस भी वातावरण में उसको रखेंगे। ठीक है, यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, ये वाली बात भी ठीक है, खेलने से बच्चे की इंद्रियां तो उत्तेजित होती है, ये बात भी ठीक है, खेलने से होता है ये। पहले दोनों तो ठीक है इसमें। नेक्स्ट क्या है, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। क्या ये बात सही लग रही है आपको कि समय बिताने के लिए बच्चा खेलता है? नहीं। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड नंबर। समय बिताने का एक सुखद तरीका के अलावा बच्चा बच्चा खेल जब खेलता है तो उसमें शरीर में निपुणता भी आती है, इंद्रियां उसकी उत्तेजित भी होती है, और उसमें नए नए कौशल भी आते हैं। यानी कई बार बच्चा खेल खेल में अच्छे कौशल प्राप्त कर लेता है, उसकी खेलने में रुचि आ जाती है, और कई बार वो अच्छा स्पोर्ट्समैन बन जाता है खेलने से। तो ठीक है, ये बात तो ठीक है, जो 3 नंबर ऑप्शन है इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्सन बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आंतरित करेगा? यानी नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं कि इनमें से कौन सा क्वेश्चन ऐसा होगा जिससे बच्चा सोचने पे मजबूर हो जाएगा, और वो भी गंभीर रूप से। तो पहला क्या है, क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? यानी सीधा बच्चे के सामने क्वेश्चन रख दिया कि क्या आप इसका उत्तर जानते हैं, बच्चे से पूछा, इससे क्या होगा? इससे तो कुछ नहीं होगा, बच्चा क्या सोचेगा? कुछ नहीं सोचेगा। सही जवाब क्या है, यानी उसका कोई क्वेश्चन पूछा और पूछ लिया कि इसका सही जवाब क्या है बच्चे से, ऐसे करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बच्चा नहीं सोचेगा। क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? ये भी कोई खास क्वेश्चन नहीं लगेगा कि बच्चा इतना गंभीर रूप से सोचे। आगे क्या, विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं? ये वाली बात ठीक है, इसमें क्या बोल दिया, विभिन्न की वजह से ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। विभिन्न यानी बच्चा सोचने पे मजबूर हो जाएगा। ठीक है, एक हल टीचर ने बता दिया, अब वो बच्चों से पूछ रहा है कि आप और बताओ कि क्या हम किसी और तरीके से भी इसको हल कर सकते हैं। तो बच्चा सोचेगा कि सर ऐसा कर सकते हैं या मैम ऐसा कर सकते हैं, वो सोचेगा, सोचने पे मजबूर हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन करने से। तो ये वाला इसमें राइट हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन हमारा। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो प्रगतिशील शिक्षा क्या होगी हमारी, जो बच्चे के विकास में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, और जिसमें जो हम अध्ययन करवा रहे हैं, जो हम शिक्षा दे रहे हैं, उसमें जो बच्चा है वो सेंटर में होगा, नहीं कि हमारी शिक्षण विधियां या टीचर या विद्यालय, उन सबको ध्यान में नहीं रखना, सिर्फ हमें बच्चे को ध्यान में रखना, वो हमारी प्रगतिशील शिक्षा, जिसमें सेंटर कौन होगा, चाइल्ड होगा। तो वो हो गई हमारी प्रगतिशील शिक्षा। उसका सबसे अच्छा वर्णन कौन से ऑप्शन में वो हमसे पूछा है? पहला ऑप्शन है करके सीखना, परियोजना विधि। करके सीखना तो बहुत अच्छी बात है कि बच्चे को हम बोल रहे हैं कि आप खुद करके सीखो, तो बच्चे को वो चीज तो बहुत अच्छे से याद होगी और वो कभी नहीं भूलेगा। परियोजना विधि यानी एक योजना बना के दे रहे हैं हम बच्चों को, कि पहले कोई समस्या आई, फिर हमने सोचा कि इस समस्या को कैसे हल कर सकते हैं, उसके अलग अलग आयाम देखे हमने, फिर उसके लिए हमने सामग्री इकट्ठी की। तो ये बात तो ठीक है, ऐसे करने से बच्चा बच्चा ही बीच में रखा गया है, सेंटर में इसमें बच्चा ही है, तो परियोजना विधि भी आ जाएगी। सहयोग से सीखना, तो ये बात भी सीखा है, यानी ग्रुप बना दिया तो एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं बच्चे, तो ये ठीक है। तो इसमें पहला ही ऑप्शन ठीक लग रहा है, बाकी पढ़ लेते हैं। थीमेटिक इकाई या नियमित, नियमित की वजह से तो नियमित तो करना ही नहीं है हमें, बच्चे को खुद करने पे मजबूर करना है हमें। व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समय, परियोजना विधि, क्षमता समय बनाना, रेकिंग, ये तीनों ऑप्शन इसमें नहीं है, पहला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्या है, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है? प्रगतिशील शिक्षा हमारी जो बच्चे को ध्यान में रख के हम शिक्षा दे रहे हैं, उसका हर प्रकार के विकास करने की हम कोशिश कर रहे हैं, और उसमें हम न सिर्फ ये देख रहे हैं कि ये शिक्षण विधि अच्छी है, नहीं, बच्चे को क्या अच्छा लग रहा है उसी हिसाब से हम उसको शिक्षा दे रहे हैं, वो हमारी प्रगतिशील शिक्षा है। तो इसमें क्या कहा है, शिक्षा स्वयं ही जीवन है, ये वाली बात क्यों क्या बताती है हमें, ये हमें देखना है। तो पहला है स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना। इसका मतलब ये है क्या? नहीं, लंबे समय तक जारी रखने का क्या मतलब है, हमें सिर्फ बच्चे का विकास करना है, वो भी हर उसके पहलू का। तो ये वाली बात तो नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्या है,
स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभव से सीख जाते हैं, ये वाली बात भी गलत। स्कूलों की आवश्यकता है, जरूरी नहीं है कि बच्चा घर में हर प्रकार की जानकारी ले ले। हमें बहुत सारी जानकारी ऐसी है जो स्कूल जाके ही मिलती है, तो स्कूल जरूरी है, उससे हमें हमारे अंदर एक डिसिप्लिन आता है, नियमितता आ जाती है, हम हर प्रकार की प्रॉब्लम को सोल्व करना खुद से सीखते हैं। स्कूल जरूरी है हमारे लिए। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया का प्रतिबिंब करे, जीवन सच्चा शिक्षक है। इसमें कौन सा ऑप्शन ऐसा लग रहा है जो सबसे सही बैठेगा कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है? इसमें क्या आएगा, हमारा जो 3 नंबर ऑप्शन है वो देखिए, स्कूलों में शिक्षा। तो स्कूलों में जो शिक्षा दी जा रही है वो सामाजिक भी है, प्राकृतिक भी है, दुनिया को प्रतिबिंबित करे। ऐसी शिक्षा से ही क्या होगा, बच्चे का विकास अच्छे से हो पाएगा, जिसमें सामाजिक पहलू भी शामिल हो और हमारे प्राकृतिक पहलू भी शामिल हो। तो वो शिक्षा तो बेस्ट हो जाएगी बच्चे के लिए कि उसमें उसने हर प्रकार की सामाजिक और सांस्कृतिक शिक्षा ले ली, तो शिक्षा स्वयं ही जीवन बन जाएगी उसकी, ये वाली बात इसमें 3 नंबर ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्या है, कोलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? तो क्या हो गया, कोलबर्ग का नाम देखते ही कौन सा सिद्धांत है, क्या नैतिक विकास का सिद्धांत आ गया, जिसमें इसने 3 स्तर बताए हैं और उसकी 6 अवस्थाएं बताई, यानी जो उसका पहला स्तर है उसकी 2, जो नेक्स्ट दूसरा स्तर है उसकी 2, और नेक्स्ट जो 3 नंबर पे है उसकी 2, यानी 3 स्तर बताए और उसकी 6 अवस्थाएं बताई है। पहला स्तर कौन सा बताया, पूर्व परंपरागत, दूसरा परंपरागत, और तीसरा बताया है उसने पश्च परंपरागत। तो जो पूर्व परंपरागत है उसमें बच्चा या तो आज्ञा या दंड से सीखता है, तो ये पहली अवस्था तो ये वाली हो जाएगी, आज्ञा और दंड की। दूसरी अवस्था आती है इसमें बच्चा सापेक्ष निरपेक्ष, यानी आदान प्रदान वाला भाव रखता है कि तू मुझे दे मैं तुझे दूंगा, वो वाली बात आ जाएगी। तो पहली अवस्था की जो पहला स्तर है उसकी 2 अवस्थाएं होगी, आज्ञा या दंड वाली या सापेक्ष यांत्रिक अवस्था, वो वाली हो जाएगी। जो दूसरी हमारी परंपरागत स्तर बताया उसकी 2 अवस्थाएं कौन सी आएगी, अच्छा लड़का या लड़की वाली, पहला स्तर। तो दूसरा आ जाएगा जो सामाजिक व्यवस्था है उसके प्रति सम्मान वाला भाव आ जाएगा उसमें। ठीक है, जो लास्ट अवस्था स्तर बचे हमारा पश्च परंपरागत, उसमें बच्चा क्या है, सामाजिक समझौते की अवस्था, और सबसे लास्ट वाली आंतरिक विवेक की अवस्था। ठीक है, तो कोलबर्ग ने क्या बताया, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया और उसमें 3 स्तर बताए और 6 अवस्थाएं बताई है। तो कोलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है, वो हमें बताना है। उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिवर्तन के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। ये बात तो सही है कि बच्चा नैतिक कब होता है, जरूरी जन्म से तो बच्चा नैतिक नहीं होता। कोलबर्ग ने क्या कहा है, 4 वर्ष के बाद में बच्चे में नैतिकता का गुण का विकास होता है। तो संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिवर्तन के बीच में एक सहयोग ही तो बनाया, एक सामंजस्य ही तो बना दिया कि साथ में बच्चे का संज्ञानात्मक विकास हो रहा है, साथ में नैतिक विकास भी हो रहा है। तो ये ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, फर्स्ट नंबर। नेक्स्ट क्या है, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। निकटवर्ती विकास का नाम आते क्या आ गया, लेव वायगोस्की, जिसने हमारा सिद्धांत दिया सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। निकटवर्ती विकास ZPD, ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जो हमारा लेव का सिद्धांत है सामाजिक उसने ZPD में का यूज किया है, एक और शब्द का यूज किया, वो किया हमारा MKO, यानी मोर नॉलेजेबल अदर। कुछ ही शब्दों का यूज किया वाइगोस्की ने अपने एक निजी वार्ता का, यानी बच्चा जो अपने आप से वार्तालाप करता रहता है कि खेल खेल में, वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है उसके विकास में, ये उन्होंने कहा है। तो ZPD क्या है, बच्चा की एक लेवल तक बच्चा खुद कर लेता है, पर बाद में उसको एक अपने से अधिक जानकारी की जरूरत पड़ती है। जैसे बच्चा स्कूल जाता है, ठीक है, उसके पास अब अपने मतलब एक ज्ञान है एक सीमा तक उसके पास, पर जैसे ही वो टीचर के संपर्क में आता है तो वो और सीखता है, क्यों, उनके सहयोग से सीख रहा है, टीचर के सहयोग से। तो वो हो गया हमारा उसका मतलब विकास हो रहा है, पर टीचर के सहयोग से हो रहा है, घर पे माता पिता के सहयोग से हो रहा है, यानी एक सीमा तक तो बच्चा कर लेता है खुद से, पर बाद में उसका विकास करने के लिए किसी सहयोग की जरूरत पड़ती है, जिसे MKO का यानी मोर नॉलेजेबल अदर कहा है। ठीक है, तो इसमें पूछा है निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित
करता है वो हमें बताना है। तो इसमें देखिए हमारा 3 नंबर ऑप्शन क्या है, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर लेता है, यानी सहयोग का एक, यानी जो सहयोग दे रहे हैं वो एक ऐसा नहीं है कि सारा सहयोग खुद ही दे दिया बच्चा तो बैठा है आराम से, नहीं, थोड़ा देंगे थोड़ा बच्चा खुद करेगा, तो ये बात इसमें सही आ जाएगी। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र तो वही होता है हमारा कि हमने बच्चे को थोड़ा सहयोग कर दिया और बाकी बच्चों ने खुद कर लिया, तो वो हो गया हमारा निकटवर्ती विकास का क्षेत्र, ये इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व क्या बताता है ये हमें बताना है। तो उभयलिंगी, उभय का मतलब हो जाता है दोनों, क्या हो जाता है दोनों। तो जैसे स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, ठीक है, यानी हमारे जो लिंग है जेंडर है, जैसे हम बोलते हैं कि इसमें पुरुष वाला गुण ज्यादा है, इसमें स्त्री वाला गुण ज्यादा है, जैसे उनके व्यक्तित्व को हम कैसे बनाते हैं कि स्त्री का व्यक्तित्व है इसमें, इसमें पुरुष का व्यक्तित्व है। पर उभयलिंग में क्या हो जाएगा, जिनमें दोनों क्वालिटियां होंगी, पुरुष का व्यक्तित्व भी होगा और स्त्री का व्यक्तित्व भी दिखाई देगा कभी कभी, ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा उभयलिंगी व्यक्तित्व। तो इसमें क्या आएगा, 2 नंबर ऑप्शन में क्या है कि आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होना, यानी दोनों गुणों का तालमेल होना, ठीक है, मर्दाना यानी पुरुष व्यक्तित्व हो गया, स्त्री यानी स्त्री का व्यक्तित्व हो गया, तो वो हमारा उभयलिंगी आ गया। तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा 10 का। नेक्स्ट क्या है, बच्चे ब्लैंक को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं, तो इसमें पूछा है कि बच्चे किसके द्वारा, यह देखते हैं कि इसमें कौन सा लिंग है, कि स्त्री है ये पुरुष है, या मतलब किस प्रकार से वो ये सब सीखते हैं। तो पहला है मीडिया, ठीक है, दूसरा है समाजीकरण, तीसरा है संस्कृति, ये तीनों ही हमारे लिंग में की भूमिका के निर्धारण में इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मीडिया से भी पता चलता है बच्चों को, समाजीकरण से और संस्कृति। ट्यूशन से क्या बच्चे को लिंग के बारे में कोई जानकारी मिलती है, नहीं, ट्यूशन पे क्या करने जाता है बच्चा, सिर्फ अपना अध्ययन करने जाता है, उसमें लिंग के बारे में कोई ऐसा नहीं है। पर ये जो मीडिया हो गया हमारा, समाजीकरण हो गया, संस्कृति होगी, संस्कृति जैसे हमने एक क्षेत्र बना रखा है कि पुरुष का ये महिला के, तो इससे तो पता चल रहा है लिंग के बारे में। समाजीकरण कि बच्चे का कैसे समाजीकरण हो रहा है, कि लड़की का कैसे करना है लड़के का कैसे करना है, तो इससे भी हमारे लिंग की मीडिया, मीडिया तो आपको पता ही है जो बच्चा देख रहा है आज आसपास अपने, तो ठीक है, ये तीनों ही लिंग की भूमिका के बारे में बताएंगे। पर ट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं है कि जिससे ऐसा पता चले कि लिंग वाला कोई है इसमें, तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन ठीक हो जाएगा हमारा। आगे क्या है, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचना में से एक यह है कि ये पूछा है हमसे, तो इसमें क्या है कि वे मुख्य धारा से संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती है, उनकी भाषा को समझना मुश्किल है, परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किया जा सकते, वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते। इसमें क्या आएगा हमारा, फर्स्ट नंबर ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ठीक है, वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी हमारी जो संस्कृति को लेके जो हम मूल्यांकन कर रहे हैं वो हमारा कौन सा होता है, मानकीकृत परीक्षण हो गया, ठीक है। और आगे क्या दिया है, उनकी भाषा को समझना मुश्किल है, तो ऐसा कुछ नहीं होता, परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किया जा सकता, ये भी गलत है, वे बच्चे की क्षमता का स्पष्ट, तो ये तीनों इसमें गलत हो जाएंगे, पहला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है, एकाधिक एक से अधिक, बुद्धिमानी बुद्धि होगी हमारी, सिद्धांत यानी एक से अधिक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। पहले इन्होंने कितनी बुद्धि बताई थी, 7 बताई थी, पर 1998 में इन्होंने एक प्रकार और जोड़ दिया था बुद्धि का, टोटल कितनी हो गई, 8 प्रकार की बुद्धि बताई, जैसे गणितीय बुद्धि लगा लो, संगीतात्मक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, आंतरिक, ठीक है, गतिक बुद्धि, शारीरिक बुद्धि, कितने प्रकार बताए, 8 प्रकार बताए थे हार्वर्ड गार्डनर ने। अगर आपसे यही पूछा जाए कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, तो हार्वर्ड गार्डनर ने। इसमें क्या पूछा है कि एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत क्या कहता है, तो यही कहेगा कि एक व्यक्ति में या व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार की बुद्धि हो सकती है, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, यही इसमें राइट लाएगा, यही हमसे पूछा गया, तो 2 नंबर ऑप्शन इसमें ठीक हो जाएगा।
नेक्स्ट क्या है, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। कि एक शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन, कि बच्चा कैसे सीख रहा है, और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग किस प्रकार से करता है बच्चे की, इससे क्या पता चलेगा, बच्चे की प्रोग्रेस के बारे में ही पता चलेगा। ठीक है, और हमें ये पता चलेगा कि उसने क्या उपलब्धि हासिल कर ली है, कि जहां वो आया था और अब कहाँ है, उसका क्या, उसने क्या अचीवमेंट हासिल कर ली है वो पता चलेगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, फर्स्ट नंबर ऑप्शन हमारा ठीक हो जाए, बच्चे की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में ये हमें मदद कर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। तो आप क्वेश्चन पढ़ते समय इस बात का ध्यान रखिए कि इसमें नहीं पूछा है या हाँ पूछा है। इसमें क्या पूछा है, जो सतत और व्यापक मूल्यांकन है यानी CCE, कॉन्टिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव मूल्यांकन है, उससे संबंधित नहीं है, वो हमें बताना है। तो कॉन्टिन्यू निरंतर मूल्यांकन हो गया हमारा, जो हम बच्चे के हर पहलू का मूल्यांकन कर रहे हैं, चाहे वो शैक्षिक हो या अशैक्षिक, दोनों प्रकार का जो मूल्यांकन करते हैं वही हमारा CCE है। तो इससे क्या है, और ये हमारे, इससे भारत की शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है, तो ये बात तो इससे संबंधित है। यह शिक्षण अधिनियम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, ये बात भी सही है। नेक्स्ट क्या है, यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है, तो ये बात भी सही है। इसमें ये इसके साथ बच्चे की उपलब्धि का तो पता चलता ही है इससे, तो ये तो ठीक है। यह बच्चे को धीमे, खराब, बुद्धिमानी के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इससे सिर्फ हम बच्चे को ये नहीं कहेंगे कि ये धीमे सीख रहा है, इसका प्रदर्शन खराब है, ये बुद्धिमान है, नहीं। इससे हमें यह देखना है कि बच्चा का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा, नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, उसमें कैसे सुधार करें, वो सब देखने के लिए हम मूल्यांकन कर रहे हैं, नहीं कि उसको ऐसे बताने के लिए कि ये इंटेलिजेंट है, ये इंटेलिजेंट नहीं है, इसकी एवरेज बुद्धि है, ऐसा कुछ नहीं करना है इसमें। हमें उसका विकास करना है, और हर बच्चे का विकास अलग अलग होता है, जरूरी नहीं है हर बच्चा एक, मतलब जैसे हमने पढ़ा दिया कि जरूरी नहीं है वो हर बच्चे के समझ में आ जाए। ठीक है, तो हर बच्चे का विकास अलग अलग होता है। अगर कोई बच्चा नहीं कर पा रहा है तो उसको अलग से पढ़ाओ, अलग से समझाने की कोशिश करो। ठीक है, वही हमारा CC कहता है कि बच्चे की जो हम निरंतर हमने पढ़ाया है उसका क्या प्रोग्रेस है, उसमें क्या उसने हासिल किया, वो ही हमें जानना है। वही हमारी CC है, तो ये हमारी जो हमारी शिक्षण प्रक्रिया उसका अभिन्न भी है। ठीक है, बाकी सब तो इसमें ठीक है, एक दो तीन, पर 4 नंबर ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, वही हमें बताना है कि क्या इससे संबंधित नहीं है। तो आज की वीडियो में हमने क्या किया, आज हमने किया CDP के 15 क्वेश्चन। जो 15 क्वेश्चन हमारे बच गए हैं CDP के, वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।